हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज दिनांक 29 अक्टूबर 2020। 29 अक्टूबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आज के इस सेशन के कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति ने लॉन्च किया परंपरा 2020 राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य पर्व। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य पर्व लॉन्च किया, जो संगीत एवं नृत्य पर केंद्रित है, जो कोविड-19 के दौरान चिंता से राहत दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी में उत्सव का आयोजन नाट्य तरंगिणी द्वारा किया गया है। नाट्य तरंगिणी पिछले 23 वर्षों से लगातार परंपरा श्रृंखला राष्ट्रीय उत्सव आयोजन कर रही है, जो विश्व दिवस के साथ साथ दृश्य श्रव्य विरासत हेतु है। परंपरा का शाब्दिक अर्थ होता है ट्रेडिशन। तो अगर हम यहाँ से मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति ने क्या किया है, उपराष्ट्रपति ने आपका परंपरा 2020 को लॉन्च किया है। किसकी बात यहाँ पे की जा रही है? परंपरा 2020 की यहाँ पे बात की जा रही है, और जो क्या है, संगीत एवं नृत्य पर्व है। ठीक है, देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने परंपरा 2020 के लिए लॉन्च किया, और ये जो लॉन्च किया है ये कोविड-19 के दौरान चिंता से राहत दे सकता है। यानी कि जैसे लोग डिप्रेशन में हैं तो उस चीज़ को जब ये नृत्य और संगीत के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा मन को थोड़ा सा फ्रेश कर सकते हैं। इसलिए क्या किया गया है, परंपरा 2020 संगीत एवं नृत्य आपका पर्व लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका एम वेंकैया नायडू, जो आपके कौन है, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के साझेदारी के उत्सव का आयोजन नाट्य तरंगिणी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किसके द्वारा किया गया? नाट्य तरंगिणी के द्वारा लॉन्च किया गया। और नाट्य तरंगिणी जो है ये लगातार 23 वर्षों तक, कितने? लगातार 23 वर्षों तक ये परंपरा की श्रृंखला जो है ये आयोजन होता चला आ रहा है। ठीक है, और अगर परंपरा की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? ट्रेडिशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ये किस तरीके से फिगर में दिख रहा होगा, ये आपके कौन है, वेंकैया नायडू हैं। और ये कब? ये 27 अक्टूबर को आपकी लॉन्च की गई है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि परंपरा 2020 है, किसने लॉन्च की है? तो एम वेंकैया नायडू ने। और ये आखिर क्या है? तो संगीत एवं नृत्य है। आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाने माने गुजराती अभिनेता नरेश कनोडिया का निधन। प्रसिद्ध गुजराती फिल्म स्टार राजनेता नरेश कनोडिया 77 वर्ष के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में निधन हो गया। वे गुजराती गायक महेश कनोडिया के छोटे भाई थे। नरेश कनोडिया ने 300 से अधिक गुजराती फिल्मों में काम किया। इन्होंने 2012 में भारतीय सिनेमा की शताब्दी को चिन्हित करते हुए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता, और बाद में राजनीति में आए तथा करजन निर्वाचित क्षेत्र से बीजेपी एमएलए 2002 से लेकर 2007 तक चुने गए। ठीक है, देखो ये आपके कौन है, फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये आपके कौन है, नरेश कनोडिया हैं, जो क्या थे, एक गुजराती फिल्म स्टार थे। कौन थे? गुजराती फिल्म स्टार थे। ठीक है, और इनका अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। और ये कितने वर्ष के थे? तो 77 वर्ष के थे। और ये क्या के थे? ये इनके महेश कनोडिया के छोटे भाई थे, और इन्होंने लगभग 300 से अधिक गुजराती फिल्मों का क्या किया था, काम किया था। और इन्हें 2012 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो वो गुजरात के थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नरेश कनोडिया आपका आंसर हो जाएगा। और ये करजन निर्वाचन क्षेत्र से क्या थे, बीजेपी से एमएलए चुने गए थे। और वो कब? 2002 से लेकर कब तक चुने गए थे? 2007 तक।
ठीक है, बात समझ। तो नरेश कनोडिया कौन थे? गुजराती एक गायक थे और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, जो 77 वर्ष के थे और इन्होंने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में काम किया हुआ है। और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। वो कब दिया गया? 2012 में दिया गया था। और ये करजन निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी एमएलए 2002 से 2007 तक चुने गए थे। ठीक है, यहाँ से आप आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस एर्से को बोलीविया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, 2020 के बोलीविया के आम चुनाव में शानदार जीत के बाद लुइस एर्से 57 को बोलीविया का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने कुल मतों का 1% हासिल किया है। वो 8 नवंबर 2020 से राष्ट्रपति पद संभालेंगे। वह मूवमेंट टूवर्ड सोशलिज्म पॉलिटिकल पार्टी से हैं। उन्होंने जीनन एनज की जगह ली है। इससे पहले एर्से ने 2006 से 2017 और 2019 तक अर्थव्यवस्थाओं एवं सार्वजनिक वित्त मंत्री के रूप में काम किया है। देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो लुइस एर्से की बात हो रही। लुइस एर्से को बोलिविया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, और अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो इन्हें केवल और केवल कुल मतों का 1% ही वोट प्राप्त हुआ है। ठीक, और ये कब अपना शपथ ग्रहण कब संभालेंगे? तो ये 8 नवंबर 2020 को ये अपना पद ग्रहण संभालेंगे। अगर यहीं पे पार्टी की बात करते हैं तो मूवमेंट टूवर्ड सोशलिज्म पॉलिटिकल पार्टी से ये थे। और इन्होंने क्या किया है? जीनन एनज, यानी कि अगर हम इससे पहले की बात करें कि बोलिविया के इससे पहले के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीनन एनज हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करते हैं, ये 2006 से 2017 से और 2019 में सार्वजनिक वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, यानी कि लुइस एर्से को अभी कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? तो बोलिविया का चुना गया। ये कब पद ग्रहण संभालेंगे? तो 8 नवंबर को संभालेंगे। और ये किस पार्टी से थे? तो मूवमेंट टुवर्ड सोशलिज्म पॉलिटिकल पार्टी से थे। और इन्होंने किनकी जगह ली? मतलब इससे पहले वहाँ बोलिविया के राष्ट्रपति कौन थे? तो जीनन एनज थे। ठीक है, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSDE और NCVET ने निकायों व मूल्यांकन निकाय हेतु नए निर्देशों का अनावरण किया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSD ने राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा और प्रशिक्षण मंत्रालय NCVET के सहयोग से पुरस्कार देने वाले निकाय और मूल्यांकन एजेंसियों के लिए दिशा निर्देशों को सेट जारी किया। इसका उद्देश्य कौशल भारत मिशन के तहत गुणवत्ता की स्थापना, बेहतर परिणाम और प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना है। MSD कौशल विकास रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु ध्यान केंद्रित करने हेतु 2014 में गठित किया गया। जबकि अगर NCVET की बात करें तो 2018 में MSD द्वारा कौशल नियामक के रूप में अधिसूचित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात कर लेते हैं कि MSDE जो है ये आपका क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो अगर हम बात करते हैं कि ये MSDE और NCVET निकायों को मूल्यांकन निकाय हेतु निर्देशों का अनावरण किया गया है। कहने का मतलब क्या है? अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपके केंद्रीय मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे ने क्या किया है कि MSDE और NCVET का मूल्यांकन एक निकाय बनाया है, जिसके द्वारा क्या होगा कि जो भी आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है उसको क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा क्या किया गया है कि इसको मूल्यांकन एजेंसियां बनाएंगे। जैसे क्या है कि जो अभी कौशल विकास जो भी आपके जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उन सभी का ये तो हो जाता था कि योजना को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं देखा जाता था कि वो योजना जो है कितनी आपकी प्रोग्रेस करी है या कितनी आपकी ये कामगार हुई, कितने लोगों को इससे लाभ मिला है। तो अब क्या किया गया? इसका एक मूल्यांकन निकाय बना दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसके द्वारा क्या एक मूल्यांकन निकाय बना, जिसके द्वारा ये देखा जाएगा कि इस योजना में कितने लोगों को लाभान्वित हुए हैं और कितने लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। अगर यहीं पे बात करते हैं कि
MSDA जो है ये कब लॉन्च किया गया, 2014 में। और अगर यहीं पे बात करते हैं NCVT की बात करते हैं तो ये 2018 में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और ये जो है ना कौशल की रोजगार को क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। और जो ये मंत्री हैं उनका नाम क्या है, महेंद्र नाथ पांडे ने इसको लॉन्च किया है। ठीक, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व अमेरिका के बीच नई दिल्ली में तीसरी द्विपक्षीय 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ 2+2 वार्ता के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। दोनों देशों ने ऐतिहासिक रक्षा संधि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किए, जो भारत को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे स्टैंड ऑफ हथियारों को सटीकता हेतु अमेरिका के वैश्विक भूस्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने की अनुमति देगा। पृथ्वी अवलोकन में तकनीकी सहयोग पर समझौता हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो भारत और अमेरिका के बीच क्या हुआ, नई दिल्ली में तीसरी द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने के बहुत ही चांस है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी द्विपक्षीय 2+2 वार्ता है ये किन लोगों के बीच में होती है। तो ये किसके बीच में हुई है, भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। और ये कौन से नंबर की हुई है, तो तीसरी आपकी क्या हुई है, ये मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब विदेश एक देश और दूसरे देश के बीच में हो रही है तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं उसी वो क्या करेंगे उसको, यानी कि हाँ करेंगे। तो एस जयशंकर कौन हैं, आपके भारत के विदेश मंत्री हैं। और ये रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह हैं। और यहीं पे अगर अमेरिका की बात करते हैं तो माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री कौन, मार्क एस्पर के साथ 2+2 वार्ता यहाँ पे संपन्न हुई। ठीक है, यानी कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि अगर इंडिया के विदेश मंत्री कौन है तो वो कौन है, एस जयशंकर हैं। और रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह हैं। और यहीं पे अमेरिका की जब बात करते हैं तो माइक पोम्पियो हो जाएंगे और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, दोनों देशों में ऐतिहासिक रक्षा संधि बेसिक एक्सचेंज एंड ऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि BECA द्वारा हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत को क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हथियारों को सदा अमेरिका के भूस्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने की अनुमति देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। और ये काम क्या करेगा, पृथ्वी अवलोकन में तकनीकी सहयोग पर समझौता करेगा। ठीक है, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैंने डिस्कस कर दिया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म डिवीजन ने नृत्यांजलि के समापन भाग की आयोजन किया। ठीक है, तो अगर यहीं पे बात करते हैं क्या है इसका, देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म डिवीजन ने 28 से 30 अक्टूबर 2020 तक नृत्यांजलि के समापन भाग का आयोजन किया। नृत्यांजलि ये कुछ प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रतिभागियों के जीवन व कार्य पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का एक ऑनलाइन उत्सव है। इसे फिल्म डिवीजन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक क्षेत्र है जिसके तहत नृत्य शास्त्रों से कला प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पे क्या किया गया है, नृत्यांजलि के समापन यानी कि एक नृत्यांजलि का क्या किया गया है, आपका एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, एक नृत्यांजलि का समापन का आयोजन किया गया है। देखो यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द क्लासिकल डांस पार्ट 2। ठीक है, बात समझ में। और ये कब से कब तक हुआ है, तो ये हुआ है 28 से 30 अक्टूबर 2020 के बीच में क्या हुआ है, ये संपन्न हुआ है। ठीक, अब अगर बात करते हैं आखिर नृत्यांजलि है क्या, तो जब नृत्यांजलि की बात करती है तो इसमें क्या हो जाएगा, यह कुछ भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रतिपादकों के जीवन व कार्य पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑनलाइन उत्सव है। यानी कि डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई किसी का एक छोटा सा पार्ट
ठीक है, जैसे 20 मिनट का हो गया, 30 मिनट का हो गया, या पर्टिकुलर कोई थीम बेस पे ये मूवी बनाई जाती है। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है, एक तरीके से ऑनलाइन आपका स्ट्रीमिंग इस पे किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे लॉन्च की जाती है, तो किस पे स्ट्रीमिंग, किस पे स्ट्रीमिंग का मतलब होता है लाइव देख पाना। तो ये कौन सा हो जाएगा, फिल्म डिवीजन वेबसाइट और यूट्यूब चैनल। बात समझ में आ गई ना, यानी कि जितनी भी वेबसाइट हैं, कुछ पर्टिकुलर जो वेबसाइट है और कुछ यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, इसका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता है, यानी कि आप ऑनलाइन इसको देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। और ये क्या करता है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक क्षेत्र जिसके तहत नाट्य शास्त्रों से कला प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, नृत्यांजलि, देखो यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। और ये कब से कब तक हुआ है, तो 28 से 30 अक्टूबर के बीच ये हुआ है। और ये देखो आपकी यहाँ पे क्या है, ये आपकी वेबसाइट है और ये आपका यूट्यूब चैनल है, जिस पे आप जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी साइट क्या हो जाएगी, www.filmsdivision.org हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे यूट्यूब चैनल की बात करें तो फिल्म डिवीजन से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो किसका लॉन्च किया गया, नृत्यांजलि का क्या किया गया है, आपका लॉन्च किया गया है। ठीक, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी प्रारूप में आयोजित हुआ ब्रिक्स संसदीय मंच का 6वां संस्करण। 6वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन आभासी रूप से ब्यालेस्लाव वोलोडिन रूपी संसद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया तथा इसमें लोकसभा सदस्य कानिमोझी करुणानिधि में शामिल थे। अगर इसकी थीम की बात करते हैं तो वैश्विक स्थिरता, सामान्य सुरक्षा और नूतन वृद्धि में हित में वृक्ष साझेदारी संसदीय आयाम है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि ब्रिक्स में आपके कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्राज़ील हो जाएगा, रूस हो जाएगा, भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यानी कि आभासी रूप से, एक तरीके से वर्चुअल रूप से क्या किया गया है कि आपका ब्रिक्स संसदीय मंच का 6वां संस्करण लॉन्च किया गया है। ठीक है, कौन सा किया गया है, 6वां संस्करण लॉन्च किया गया है। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है, ये रूसी संसद के अध्यक्ष थे, उनके क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि यह अपने, अगर भारत की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम पे ओम बिरला हैं। इनमें क्या हुआ है, लोकसभा सदस्य की बात करें तो कानिमोझी करुणानिधि के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, और अगर देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मैंने आपको कल ही हर वीडियो में बताता हूं कि जितने भी आपके थीम से रिलेटेड कोई भी अगर योजना लॉन्च की जाती है, कुछ भी आपका होता, अगर थीम बेस होता तो आपको याद जरूर रखना है। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी, वैश्विक स्थिरता, सामान्य सुरक्षा और नूतन के वृद्धि में ब्रिक्स संसदीय साझेदारी आयाम है। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की, ठीक है, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें, आपका ब्राज़ील हो जाएगा, रूस हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा और चीन हो जाएगा, और इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। तो अगर हम यहीं पे बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो आपके प्रेजेंट टाइम पे कौन है, ओम बिरला हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। ये समझ में आ गया होगा ना कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं ब्रिक्स में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमल जुल्का फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बिमल जुल्का एमपी कैडर के 1979 बैच के आईएएस अधिकारी को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में सेवारत थे। वह जॉन लोफेगन की जगह लेंगे, जिन्होंने 3 साल से अधिक हेतु FIFS के अध्यक्ष के रूप में सेवा की। जॉन लोफेगन एक रणनीतिक सलाहकार की भूमिका में ग्रहण करेंगे। FIFS भारत का पहला एकमात्र स्वनियामक उद्योग निकाय है जो फैंटेसी स्पोर्ट के लिए 2017 में स्थापित
किया गया था। देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है, इस क्वेश्चन के मुख्य बिंदु क्या है। अगर यहीं पे हम बात करते हैं बिमल जुल्का की, ठीक है, तो बिमल जुल्का जो हैं इनको क्या किया गया है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, ठीक है। अगर इसकी पहले की बात करते हैं कि इससे पहले ये क्या थे, तो ये क्या थे, आपके भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे। कौन? CIC के रूप में कार्यरत थे। और अगर यहीं पे बात करते हैं इससे पहले इसकी जगह FIPS में कौन थे, तो जॉन लोफेगन थे, जिनकी ये जगह लेंगे, जिन्होंने 3 साल से अधिक तक क्या किया था, अध्यक्ष के रूप में सेवा की थी, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं FIFS की बात करते हैं, तो ये एक क्या है, एकमात्र स्वनियामक उद्योग है जो क्या करता है, आपका 2017 में स्थापित किया गया था, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इतना बताइए कि जो आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट है, इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना कब की गई, 2017 में की गई है, ठीक है। और इसके अगर प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे, बिमल जुल्का हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले कौन थे इसके अध्यक्ष, तो क्या बताना आपको है, जॉन लोफेगन इससे पहले क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ने डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने चिंदवरनार बंदरगाह तमिलनाडु में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी DPE सुविधा का उद्घाटन किया। DPE दक्षता बढ़ाने और यात्रा का समय, टैरिफ की लागत कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शिपर की प्रतिस्पर्धा में सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। यह रसद लागत को भी कम करेगा और कार्गो के आवागमन को बढ़ाएगा। यह 24/7 आधार पर कारखानों में कंटेनरों को सीधी आवाजाही को सक्षम करेगा। देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो केंद्रीय मंत्री ने क्या किया है, डायरेक्टर पोर्ट एंट्री फैसिलिटी की क्या किया है, उनका उद्घाटन किया है। यहीं पे इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, DPE, ठीक है, DPE हो जाएगा। और ये केंद्रीय मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया, ठीक है। मनसुख मांडविया ने क्या किया है, तमिलनाडु में चिंदवरनार बंदरगाह में क्या किया है, इस योजना को लॉन्च किया है, यानी इस योजना का उद्घाटन किया हुआ है। इसका काम क्या होता है कि ये DPE दक्षता बढ़ाने और यात्रा का समय, टैरिफ की लागत कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शिपर की प्रतिस्पर्धा को सुधार हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद करता है। बात समझ में आ गई ना। और ये क्या करता है, ये 24/7 आधार पर कारखानों में कंटेनरों की सीधी आवाजाही को मतलब करेगा, ठीक है। अगर आपको पता ही होगा 24/7 का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका 24 घंटे और 7 दिन से मतलब क्या है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो यानी कि केंद्रीय मंत्री थे, किन्होंने इस सुविधा को लॉन्च किया है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, मनसुख मंडाविया हो जाएगा। और कहाँ पे लॉन्च किया, तो तमिलनाडु के चिंदवरनार बंदरगाह में आपसे किया जाएगा। अब देखो होता क्या है कि स्टैटिक जीके में इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, क्योंकि हाल ही में इस बंदरगाह पे क्या हुआ, ये योजना लॉन्च की गई है, तो आपसे इतना पूछ लिया जाएगा, चिंदवरनार बंदरगाह कहाँ पर उपस्थित है, तो आप लोगों को क्या आंसर देना कि ये तमिलनाडु में है। अगर इसमें पूछ लिया यहाँ पे कौन सी योजना लॉन्च की गई है, तो आपको ये भी इसका आंसर आप दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टर पोर्ट एंट्री फैसिलिटी यानी कि DEP की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। और ये क्या करता है, कारखानों से कंटेनरों की सीधी आवाजाही को सक्षम करेगा, ठीक। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशिधर जगदीशन ने HDFC बैंक के MD व CEO का कार्यभार संभाला। शशिधर जगदीशन को 27 अक्टूबर 2020 से HDFC बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया गया है। इन्होंने 1996 में वित्त समारोह में प्रबंधक के रूप में HDFC में अपना करियर शुरू किया। 1999 में बिजनेस एंड फाइनेंस बने तथा 2008 में मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। वह आदित्यपुरी
70 वर्ष की जगह लेंगे, जिन्होंने HDFC बैंक के MD CEO के रूप में अपने करियर के 25 साल बाद इस्तीफा दिया है। और अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसके मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाता है। देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पे इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, पीछे वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है कि HDFC बैंक के MD और CEO की जब बात की जाती है तो इन्होंने कौन बना दिया गया? शशिधर जगदीशन को बना दिया गया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, इनके उपलब्धि की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 1996 में वित्त समारोह के रूप में प्रबंधक के रूप में कार्य किया है और अपना कैरियर जो है 1999 में बिजनेस हैंड फाइनेंस में बने और 2008 में इन्होंने मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया है, ठीक है। और इससे पहले HDFC अगर की हम बात करें तो इससे पहले कौन थे? आदित्य पुरी थे, जो क्या थे? ये इनकी जगह ये लेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? 25 साल बाद इस्तीफा दिया हुआ है। कौन? आदित्य पुरी ने। और इसकी मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कौन हो जाएगा इसका? मुख्यालय इसका मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें कि प्रेजेंट टाइम पे HDFC बैंक के MD और CEO कौन है, तो वो हो जाएंगे शशिधर जगदीशन। अगर यहीं पे बात करते हैं कि इससे पहले कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य पुरी हो जाएंगे, जो 70 वर्ष की उम्र के थे और इन्होंने लगभग 25 साल के बाद इस चीज को इस्तीफा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको क्वेश्चन याद रखना है, ठीक। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल 28 अक्टूबर को एनिमेशन की कला का जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे कलाकारों, वैज्ञानिकों व तकनीशियों को चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। इस दिवस को 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन यूनेस्को के सदस्य अशीफा द्वारा घोषित किया गया। यह दुनिया के हर महाद्वीप पर 50 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के 19वें संस्करण को चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो यहीं पे देखो हम बात करते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन डे की बात करते हैं, तो ये कब मनाया गया? ये आपका 28 अक्टूबर को क्या किया गया? मनाया गया है। और इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिकों व तकनीकों को चिन्हित करने हेतु ये मनाया जाता है। यानी कि अगर इसकी बात करें तो इस दिन क्या होता है कि जो भी लोग एनिमेशन बनाते हैं या कैरिकेचर के रूप में, एनिमेशन के रूप में वो काम करते हैं, इसीलिए उस दिवस को ये मनाया जाता है, ठीक है। अब अगर यहीं पे हम बात करते हैं कि ये 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन द्वारा यूनेस्को को सदस्य बनाया गया। कब? ये आपका बनाया गया। अगर यहीं पे बात करते हैं, ये दुनिया के हर महाद्वीप में मनाया जाता है और कितने 50 से अधिक देशों में ये मनाया जा रहा है, ठीक है। यहीं पे अगर बात करते हैं कौन सा इसका संस्करण था, तो ये 19वें संस्करण के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और अंत तक आप लोगों को बने रहना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 अक्टूबर हो जाएगा। और अगर इसकी हम बात करते हैं कि इसमें कितने महाद्वीप जो हैं, ये कितने महाद्वीप हैं उन देशों में ये मनाया जाता है, तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके कौन से संस्करण को चिन्हित किया गया है या कौन से संस्करण को मनाया जा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका 19वें संस्करण की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कोंडे गिनी के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, ठीक है। गिनी गणराज्य के पदधारी राष्ट्रपति अल्फा कोंडे 82 वर्ष ने देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति चुनाव जीता। उन्होंने रैली ऑफ द गिनी पीपुल्स पार्टी के तीसरे विवादग्रस्त कार्यालय हेतु कुल वोट का 50% हासिल किया। वह दिसंबर 2010 से गिनी के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं और गिनी के इतिहास में सबसे पहले स्वतंत्र रूप से चुने गए राष्ट्रपति थे। गिनी पश्चिम अफ्रीका का पश्चिमी तटीय देश है। अगर यहाँ की मुद्रा की बात करते तो गिनी फ्रैंक हो जाएगा। राजधानी की बात करते तो कोनार्की हो जाएगा, ठीक है। देखते भाई इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो जैसा कि देखो आपको फिगर में दिख रहे होंगे, ठीक है।
फिगर में दिख रहे होंगे, तो इनका नाम क्या है, अल्फा कोंडे हैं, और ये अभी हाल ही में क्या किया गया है, गिनी के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इन्होंने क्या किया, अगर इनकी पार्टी की बात करते हैं कि किस पार्टी के थे, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, रैली ऑफ द गिनी पीपुल्स पार्टी के तीसरे विवादास्पद कार्यालय हेतु कुल वोट का 50%, यानी कि जितने वोट थे उसका 5% रूप में हासिल किया हुआ है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि 2010 में गिनी के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं और गिनी के इतिहास में पहले स्वतंत्र रूप से चुने गए राष्ट्रपति हैं। तो ये भी आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और अगर इसकी बात करते हैं, गिनी पश्चिमी अफ्रीका का पश्चिमी तटीय देश है। यहीं पे अगर हम गिनी के मुद्रा की बात करते हैं तो आपका गिनी फ्रैंक हो जाएगा, और राजधानी की बात करते हैं तो कोनार्की हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि अभी हाल ही में गिनी के राष्ट्रपति के रूप में जिनको चुना गया है वो राष्ट्रपति का नाम क्या है, अल्फा कोंडे है, और ये एक तरीके से इतिहास में सबसे पहले स्वतंत्र रूप से चुने गए राष्ट्रपति हैं। और इसके बाद में अब इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी मुद्रा की जब बात होगी तो इसकी मुद्रा क्या है, गिनी फ्रैंक है, और अगर राजधानी है तो कोनार्की है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोगों को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आप लोगों को इस लाइव सेशन में लोगों को जोड़ना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, और आप लोगों को लगातार वीडियो को देखते जाना है। और इसके बाद में जिन लोगों को पीडीएफ में प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। हाँ, और वहाँ से क्या करना, आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। रिवीजन के दौरान क्या होगा कि जो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसके बाद में अगर आप लोग एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं तो पूरी तरीके से आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से करंट अफेयर को तैयार करना है। अब आपका 1 लाइनर वाला एग्जाम का जो था वो पुराना रिवाज हो गया है, अब आपकी पूरी चीज़ पूछता है। जैसे अगर यहीं पे अगर पूछें तो आपसे क्या पूछ लेगा कि अल्फा जो गिनी के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो अल्फा कोंडे बताना है। और अगर मुद्रा की बात करें तो गिनी फ्रैंक हो जाएगा, राजधानी की बात करें तो कोनार्की हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अभी देखो ये चर्चा में चल रहा है इस समय। ठीक है, तो चर्चा में अब जैसे नेक्स्ट कोई एग्जाम होगा तो आपसे अगर ये ना पूछा जाए तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि वहाँ की गिनी की मुद्रा क्या है। ठीक है ना, समझ में आएगा। यानी कि जो चीज़ें हाल ही में क्या होती हैं, बहुत ही फेमस होती चली जा रही है, जिन चीज़ों हो रही हैं, उन्हीं से क्या करता है आपका स्टैटिक जीके में क्वेश्चन वो वहाँ से एग्जामिनर आपको बना देता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा है और इसको और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। ठीक है।